होटल का रूम बहुत सुंदर था। नीति ने कुछ देर थकान उतारी, फिर एक लंबी अंगड़ाई ली, फिर अपनी आदत के मुताबिक दोनों हाथों से पर्दे पकड़कर खोल दिए। इतनी खूबसूरत खिड़की और इतने खूबसूरत बाहर के नज़ारे में पर्दे बंद रखना नीति को कभी भी पसंद नहीं था। वो काम के सिलसिले में अक्सर होटल्स में रुकती और कहीं भी जाकर अपना पहला काम पर्दे खोलने का करती थी। लेकिन ये क्या, पर्दा खोलते ही बाहर उसकी नज़र गई तो कांप उठी। उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई, हाथ सुन्न हो गए, आंखें डर से चौड़ी हो गई। सामने एक पेड़ पर एक लाश उल्टी लटकी थी। यही नहीं, उसे लाश की खुली हुई तकलीफ से चौड़ी हो गई आंखें साफ नजर आ रही थी। नीति के मुंह से चीख निकल गई। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर में आई। इत्तेफाक से उसी समय वहां से एक वेटर गुजर रहा था। उसे डरा हुआ देखकर वेटर ने तुरंत पूछा, क्या हुआ मैम? नीति कुछ न बोल सकी। हाथ के इशारे से उसे अंदर बुलाया और उंगली खिड़की की ओर कर दी। वेटर खिड़की के पास गया, सब कुछ ठीक से देखा और सकुचाते हुए बोला, मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। क्या बात है मैम, आप बताएं, मैं तुरंत ठीक कर दूंगा। अब तक नीति वहां आ गई थी और दोबारा उस पेड़ की ओर देख रही थी। वहां कुछ भी नहीं था। नीति के आश्चर्य के साथ भय का ठिकाना नहीं रहा। वो वेटर से कहती तो क्या, उससे कुछ बोला नहीं गया। अपने डर का जिक्र उसकी ईगो के आड़े आ रहा था। वेटर उसका मजाक बनाएगा कि पढ़ी लिखी होकर वो क्या बातें कर रही है। कुछ नहीं, मुझे लगा कि शायद वहाँ कोई है। कोई बात नहीं, आप जाइए नीति, बस इतना ही बोल सकी। वेटर ने असमंजस से सिर झुकाकर यस मैम कहा और चला गया। लेकिन डर के मारे नीति दरवाज़ा बंद नहीं कर पाई। अब क्या करे, इसी कमरे में रात गुजारे या बगल के कमरे में मोहन का दरवाज़ा खटखटाए। नज़र की एक खासियत होती है, उसे जहाँ से हटाना चाहे वो वहीं जाती है। नीति ने सोचा कि वो पर्दा बंद कर दे तो नज़र उधर नहीं जाएगी। यही सोचकर वह दोनों हाथों से पर्दा पकड़कर खड़ी हुई ही थी कि फिर उसे वही लाश नजर आई। अब कि उसे पता भी नहीं चला कि कब वह अपने कमरे से निकली और कब मोहन की बेल बजा दी। मोहन ने दरवाज़ा खोला पर नीति खामोश खड़ी रही। कैसे स्वीकारे कि वो इतनी हाईली क्वालिफाइड होकर एक भूत देख रही है और उससे डर रही है, या उसे हेल्यूसिनेशन हो रहा है। थैंक गॉड कि मोहन ने कुछ पूछा नहीं, बस उसे अंदर आने देने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया। नीति के मन में 4 साल पहले का वो दिन टिस बंद कर कौंध गया। उस दिन इसी तरह अपने ईगो पर काबू पाते हुए उसने नीति आराम से अंदर जाकर सोफा नुमा कुर्सी पर पसर गई। मोहन ने बिना एक शब्द भी कहे एक सभ्य होस्ट की तरह उसके आगे पानी और बिस्कुट की ट्रे रख दी। क्या करे, अपने आने की वजह बता दे या मोहन को वो समझने दे जो सही नहीं है। उसके इस तरह मोहन के कमरे में आने की पहल करने से तो पक्का मोहन वही सोचेगा जो वह उसे सोचने नहीं देना चाहती। पर अगर कह दे कि वो डर रही है तो क्या मोहन इसे बहाना नहीं समझ सकता है? नीति इसी ऊहापोह में थी कि मोहन ने खामोशी तोड़ी। पानी पी लीजिए, लीजिए। इतना प्यारा संबोधन उसके दिल में टिस सी उठी। तो क्या वो अब तक मोहन से अपनेपन की उम्मीद करती है? अब उसने अपने अंदर से निकलकर मोहन के चेहरे पर नज़र डाली। 2.5 साल में कितना बदल गया है। वो दुबला हो गया है, बाल झड़ने लगे हैं, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान, वही सौम्यता, पर एक फीकापन, एक हारापन। उसका चेहरा देखते ही उसे मोहन से सहानुभूति होने लगी। सिर्फ पानी और बिस्कुट से काम चलाओगे, कॉफ़ी नहीं मंगाओगे? नीति के मुंह से अपने आप निकला और उसे हैरानी हुई कि उसका लहजा इतना आदमी कैसे है। मोहन कुछ पल उसे आश्चर्य से देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वेटर को पुकारने की घंटी उसने तुरंत बजा दी। टेबल, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और काफ़ी सस्ते सज गई थी। एक पल को दोनों को लगा कि वो टाइम मशीन में बैठकर 4 साल पहले पहुंच गए हैं। एक झटके से वो खूबसूरत शाम दोनों के मन की एल्बम पर फ्लैट सी हुई और उनके होठों पर मुस्कान बनकर सज गई। 4 साल पहले भी नीति ने एक डर के कारण यूं ही मोहन के कमरे की बेल बजाई थी, लेकिन वो एक अलग ही डर था। सेमिनार में कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण मजाक बनने का डर। वे दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही विभाग में लेक्चरर होते हुए भी एक दूसरे के परिचित भी नहीं थे।
ऐसे में दोनों को एक सेमिनार के लिए चुना गया जो दूसरे शहर में था। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ही होटल में अगल बगल का कमरा बुक कराया था। हर कॉलेज से पेयर में लोग बुलाए गए थे और दोनों को मिलकर अपना पेपर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में दिखाना था। यहाँ आने से पहले एक बार भी दोनों साथ में नहीं बैठ पाए थे। हमेशा अव्वल रहने वाली नीति ये गवारा नहीं था कि उसके प्रेजेंटेशन में कोई कमी आए। उसने बहुत झिझकते हुए मोहन के कमरे की बेल बजाई, लेकिन मोहन के एक ही वाक्य ने उसकी झिझक दूर कर माहौल हल्का कर दिया था। इनिशिएटिव लेने के लिए थैंक्स। मैं सोच ही रहा था कि बिना एक बार भी साथ बैठे हम ये कैसे कर पाएंगे, लेकिन आपके कमरे की बेल बजाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दोनों देर रात तक अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करते रहे। मोहन की शालीनता, उसकी सभ्यता, उसका नीति की संकुचित निगाहें देखकर दरवाज़ा खुला रखना नीति को प्रभावित। कब वो दोस्त बने, कब दोस्ती रोमानी होती गई और कब प्रेम बन गई, शादी में बदली और कब देह के मदहोश सुख के मन की मुग्ध खुशियों के आत्मय के चंपाई आनंद के 1.5 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। पता तो ये भी नहीं चला कि कब एक विभाग, एक क्षेत्र, एक शौक, एक स्वभाव का होना उनके लिए आनंद और सहयोग के बजाय ईगो, कंपटीशन और मन मुटाव का कारण बनने लगा। पता नहीं चला। तभी तो शायद रजिस्ट्रार ऑफिस में तलाक के लिए जाने पर जब फैमिली कोर्ट की काउंसलर ने उनके साथ 4 घंटे बिताने के बाद साफ कह दिया कि इतनी देर में वे तलाक चाहने की एक ठोस वजह नहीं बता पाए हैं। वो शांति से अलग रहने लगे, पर जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि वे एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। दोनों का स्टाफ रूम एक ही था। दोनों की छिपी नज़रें एक दूसरे पर रहने लगी। एक दूसरे की खराब तबीयत के बारे में सुनते तो दिल में टीस उठती। दूसरों के माध्यम से सहायता पहुंचाते नीति कभी किसी महिला कलीग को मोहन से ज़्यादा हिलता मिलता देख लेती तो बिन मतलब की झुंझलाहट नीति के व्यवहार का हिस्सा बन जाती। मोहन उसका व्यवहार पढ़कर अपनी सीट बदल दिया करता, ये वो महसूस करती थी। इसी तरह जब उसकी बातचीत किसी पुरुष से बढ़ने लगती तो उसकी चोर नज़रें मोहन को झुंझलाया देख खुश होती, पर जाने किस प्रेरणा वो उस जान पहचान से खुद को समेटकर मोहन को खुश करने में लग जाती। थैंक्स फॉर टेकिंग इनिशिएटिविटी। मोहन ने एक बार फिर 4 साल पहले वाले शब्द दोहराए, फिर कुछ देर रुक कर बोला, मैं भी बात करना चाह रहा था, लेकिन आपके कमरे की बेल बजाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत कैसे होगी जब आप ऐसे जैसे अजनबी संबोधन में बात करोगे। नीति की आवाज़ पर नीली हो गई। और कौन सा संबोधन दूं? किस अधिकार से? अधिकार की बात करते हो? क्या मुझसे प्यार करने से पहले अधिकार मांगा था? क्या आई लव यू कहने से पहले ये बोलने का अधिकार मांगा था? नीति खुलकर रो पड़ी तो मोहन अचकचा गया। उसे कुछ ना सूझा सिवाय आगे बढ़कर नीति को बाहों में भर लेने के विरह की आग में तपकर भुरभुरी हो चुकी ईगो की चट्टानें आंसुओं की बारिश में घुलकर बह चुकी थी। अब दो देहों को प्रेम की गर्मी, सर्दी, धूप गुदगुदाने लगी। वो एक होते गए। नीति सुबह उठी तो देखा वो मोहन के सीने पर सिर रखकर सो रही थी। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ रात की भयानक तस्वीर भी जेहन में कौंध गई। वो खिड़की पर जाने से खुद को रोक ना सकी। उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई जब उसने जिस आदमी की लाश देखी थी उसे खुश मुद्रा में पेड़ पर बैठा देखा। फिर भी डर से उसकी झुरझुरी दौड़ गई। तभी मोहन ने पीछे से आकर उसकी कमर में बाहें डाल दी। पल भर को नीति का ध्यान भटका। फिर मोहन को दिखाने के लिए जब उसने दोबारा उधर देखा तो वह आदमी गायब था। उसने अक्सर भटकती आत्माओं के बारे में सुना था। कौन था वो साया? कोई भटकती आत्मा या उसका सबकॉन्शियस जो उसे उसके मरते हुए रिश्तों की तस्वीर दिखाकर डरा रहा था?